हेलो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब अपने घरों में अच्छी प्रकार से होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में कुछ बातें समझाई थी। क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ठोस जिनमें उपस्थित अवयवी कण मीन्स परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनका क्रम निश्चित होता है। ऐसे जितने भी ठोस होते हैं उन ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस पुनः होंगे। उन 4 प्रकार में से पहला प्रकार आपका होगा आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में पहला है आणविक ठोस। ये आणविक ठोस वे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें उपस्थित अवयवी कण अणु होते हैं और ये अणु एक दूसरे के साथ कमजोर बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। इनके अंदर जो बल लगता है वो अत्यंत दुर्बल लगता है। तो ऐसे जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होंगे उन ठोसों को हम आणविक ठोस कहेंगे। आणविक ठोसों के अंतर्गत आपका बर्फ और आयोडीन, ये 2 एग्जाम्पल सबसे अच्छे हो सकते हैं। बर्फ को आप देखते हैं, बर्फ को यदि हम फ्रिज से बाहर निकाल करके कहीं रखते हैं तो तुरंत पिघलना शुरू हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि बर्फ के अंदर जो अवयवी कण है उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है या उनके बीच में बनने वाले जो बंध हैं वो अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो ऐसे ठोसों को हम आणविक ठोस कहेंगे। दूसरे आयनिक ठोस। आयनिक के नाम से पता चलता है वे ठोस जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। आयन के विषय मैंने आपको कल भी बताया था। आयन परमाणु है, परमाणुओं के वे समूह जिन पर कोई आवेश उपस्थित होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तो ऐसे जितने भी यौगिक हमारे पास, ऐसे जितने भी ठोस हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आवेश उपस्थित होता है, और इस प्रकार के जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो होंगे आयनिक ठोस। आप देख सकते हैं NaCl, KCl, AgCl इनकी श्रेणी में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके धात्विक ठोस। इनके नाम से पता चलता है धात्विक ठोस, यानी ये कहीं ना कहीं ये ठोस धातुएं होंगी और इनके बीच में जो बंध बने होते हैं वो बंध धात्विक बंध होते हैं। मतलब इनके अवयवी कणों के मध्य में बनने वाले बंध धात्विक बंध होते हैं और ये मजबूत बंध होते हैं, धात्विक बंध। ऐसे ही आपके आयनिक जो ठोस होते हैं उनके अंदर भी प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। धनायन ऋणायन दोनों के ऊपर विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। धात्विक ठोसों में चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, ये सामान्यतः आप इन एग्जाम्पल्स को जानते हैं। नेक्स्ट 4th है आपका सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस वे ठोस होंगे जिनमें उपस्थित अवयवी कणों के मध्य में सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड्स उपस्थित होंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं, और जिन यौगिकों में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वे यौगिक अधिकतर मजबूत स्थिति में होते हैं। तो इसमें देखते हैं आप हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा एक सहसंयोजी ठोस होगा। ग्रेफाइट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों आपके सहसंयोजी ठोस होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस।
इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों का हम अध्ययन कर सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बाद आपके आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों के विपरीत आपके अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में आपको बताया गया था कि इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, उनमें यह निश्चितता नहीं पाई जाती। ऐसे ठोस, वो ठोस तो हैं लेकिन उनमें उपस्थित अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। निश्चित क्रम किस प्रकार से हो सकता है? ये आयनों का मैंने उस दिन आपको समझाया था। जैसे NaCl में मैंने आपको बताया था, NaCl में सोडियम का धनायन, क्लोराइड का ऋणायन, सोडियम का धनायन, फिर क्लोराइड का ऋणायन। ये एक निश्चितता का क्रम होता है, एक निश्चित क्रम है। सोडियम का धनायन के बाद Cl- क्लोराइड ऋणायन, फिर सोडियम धनायन, फिर ऋणायन, यानी कि धनायन के बाद ऋणायन का क्रम निश्चित होता है। इसीलिए NaCl जो नमक होता है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होगा। अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में यह क्रम अनिश्चित होगा। क्रिस्टलीय ठोसों में, ये तो आयनिक ठोस की बात की, अगर हम किसी अन्य ठोस की बात करें, उसके अंदर उपस्थित परमाणु या अणु का अभिविन्यास के बारे में हम बात करें तो कैसे होगा? मान लीजिए कोई ठोस है, उसमें इस प्रकार से परमाणु या अणु है। ये पहली पंक्ति 1 2 3 4 आप मान लीजिए, और दूसरी पंक्ति में 1 2 3, फिर तीसरी पंक्ति 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3। हम इस क्रम को चेक करें। इस क्रम में हमें दिखता है कि जो पहली पंक्ति है अवयवी कणों की, इसमें 1 2 3 4 चार परमाणु या अणु उपस्थित हैं। दूसरी पंक्ति में 1 2 3 उपस्थित हैं। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 आ गए, फिर इससे नेक्स्ट 3, फिर 4, फिर 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक निश्चितता का क्रम हमें दिखाई देता है। पहली पंक्ति में अगर 4 परमाणु या अणु उपस्थित है तो नेक्स्ट में 3 4 3। अगर हमें पता है कि इस पंक्ति में 4 है तो हमें पता होगा कि अगली पंक्ति में 3 अणु या परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो यह क्रम आपका एक निश्चित क्रम होगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से आया, 1 2 ये आया, 1 2 3 ये आया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। अब हम देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 हैं, 2 3, 1 2 3 4 5 आ गए, फिर 1 2 3 आ गए, फिर 1 2 3 4 5 6 आ गए। हमें इन संख्याओं में कोई निश्चितता नजर नहीं आती। 4 2 3 5 3 6 कोई निश्चितता नहीं। जबकि वहां पर हम क्या चेक कर रहे थे? वहां पर एक निश्चित क्रम था, 4 3 4 3 4 3। ये अंतर होता है। ये आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं और ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। ये इन दोनों ठोसों में अंतर भी है। इसका अंतर और इसकी पूरी थ्योरी, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, ये पूरी थ्योरी मैं आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा है। ये कुछ यौगिक और कुछ तत्व आपके सम्मुख लिखे गए हैं। इनको मैं नोट्स के माध्यम से भी आपको दूंगा। इनको आप बताएंगे कि इनमें से कौन से ठोस आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी या अक्रिस्टलीय होंगे। जैसा पहला लिखा मैंने फास्फोरस, फिर प्लास्टिक,
ग्रेफाइट, पीतल, चांदी, अमोनियम फास्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। अक्रिस्टलीय ठोसों की अगर बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ये आपके आते हैं, जैसे मैंने लिखा है प्लास्टिक, रबर, कांच, ये सब ठोस हैं। लेकिन किस प्रकार के ठोस होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्यों होंगे अक्रिस्टलीय ठोस? क्योंकि इनके अंदर उपस्थित अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिक, रबर और कांच। तो ये एग्जाम्पल आपके अक्रिस्टलीय की होंगी। क्रिस्टलीय के अंतर्गत ये 4 श्रेणियां आएंगी आपकी। तो आपको इसमें से डिवाइड करना है, फास्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, चांदी, अमोनियम फास्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, इनमें से कौन से ठोस क्रिस्टलीय है और क्रिस्टलीय में कौन सा प्रकार उसका होगा, और इसमें से कौन से ठोस आपके अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत सी बार आता है। बच्चों, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है क्रिस्टल जालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठिका, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कौन होते हैं? जिनमें उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल बार बार लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी लिया था NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड में आपने देखा कि Na का जो धनायन होता है और Cl का जो ऋणायन होता है वो एक निश्चित क्रम में वहां पर पाए जाते हैं, इसीलिए NaCl को क्रिस्टलीय ठोस कहा गया। क्रिस्टलीय ठोसों में एक शब्द आता है क्रिस्टल। क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस से शब्द आया क्रिस्टल। क्रिस्टल हम क्रिस्टलीय ठोस के किसी एक टुकड़े को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास नमक का यदि एक टुकड़ा है, नमक का ठोस टुकड़ा आप देखते हैं, नमक का एक ठोस टुकड़ा अगर हमारे पास है तो नमक का जो ठोस टुकड़ा होगा वो आपका होगा क्रिस्टल। क्यों क्रिस्टल होगा? क्योंकि नमक जो है वो किस प्रकार का ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम का टुकड़ा, एल्यूमिनियम एक धातु होती है और उस एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा अगर हम ले लें तो वो एल्यूमिनियम धातु का टुकड़ा भी क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ चुके एल्यूमिनियम एक धातु है और जो धातु होती हैं वो धात्विक ठोसों के अंतर्गत आती हैं, अर्थात वो क्रिस्टलीय ठोस होंगी। कहने का अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि जो क्रिस्टलीय ठोस, चाहे वो आपका आणविक हो, आयनिक हो, सहसंयोजी हो, कोई सा धात्विक हो, इसमें से यदि हम क्रिस्टलीय ठोस का कोई एक टुकड़ा अपने पास लेते हैं, उसका कोई एक भाग अपने पास लेते हैं, उसी के लिए यूज होगा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल शब्द को आप समझ गए होंगे। क्रिस्टल शब्द क्रिस्टलीय ठोस से आया। इस प्रकार का एक क्रिस्टल लिया गया, उस क्रिस्टल पे ये एक वैज्ञानिक आए ब्रेग। क्रिस्टलीय ठोस का एक क्रिस्टल लिया गया और इस क्रिस्टल पर ब्रेग ने एक्स किरणें
एक्स रेज, आपने नाम जरूर सुना होगा एक्स रेज, एक्स किरणें। एक्स किरणें डालकर उस धात्विक क्रिस्टल, एक धातु का क्रिस्टल था, उस धात्विक क्रिस्टल का अध्ययन करना शुरू किया। कैसे अध्ययन करना शुरू किया? धातु का क्रिस्टल लिया, उस धातु के क्रिस्टल के ऊपर एक्स रेज डालने शुरू किए और उनका अध्ययन करना शुरू किया। तो ब्रेग ने क्या पाया? ब्रेग ने पाया इस क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण हैं, यदि इनको एक बिंदु मान लिया जाए, एक पॉइंट मान लिया जाए, तो इन्होंने पाया कि इस क्रिस्टल के अंदर इन बिंदुओं का, बिंदु किसको कह रहे थे ब्रेग? अवयवी कणों को। इन बिंदुओं का एक पूरा जाल फैला हुआ है, क्रिस्टल के अंदर पूरा एक जाल है, ये इनको दिखाई दिया। क्रिस्टल के अंदर जो इन बिंदुओं का जाल था, इसको ब्रेग ने नाम दिया क्रिस्टल जालक। ये सब यूज किया, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों का जो जाल था उसी को क्रिस्टल जालक कहा। और इन अवयवी कणों के बारे में इन्होंने एक अच्छी बात बताई, किसी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो एक त्रिविम संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। उनकी संरचना त्रिविम संरचना थी और इन त्रिविम संरचनाओं का क्रिस्टल के अंदर एक जाल बना हुआ है। अवयवी कण क्रिस्टल के अंदर त्रिविम संरचना में है और इन त्रिविम संरचनाओं का क्रिस्टल के अंदर एक जाल बना हुआ है। इस जाल को ब्रेग ने बताया कि इस जाल को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम संरचनाओं का जाल, ये कहलाता है क्रिस्टल जालक। अब क्या किया गया? जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में से किसी एक त्रिविम संरचना को, एक जो पूरा जाल त्रिविम संरचनाओं का था, उसमें से किसी एक त्रिविम संरचना को इन्होंने इसमें से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद कुछ इस प्रकार की संरचना, ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार की संरचना, एक घनीय संरचना, क्यूबिक घनीय संरचना यहां पर प्राप्त होती है यदि एक को बाहर निकालें। ऐसी ऐसी संरचनाओं के बहुत सारे जाल हैं, वो जाल को बोर्ड पे बनाना यहां संभव नहीं, तो ऐसी संरचनाओं के यहां पर जाल है। इन जालों में से एक त्रिविम संरचना को यदि बाहर निकाला जाए तो इस एक त्रिविम संरचना का नाम दिया गया एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, या इसी का ही दूसरा नाम होता है मात्रक कोष्ठिका। तीसरा नाम इसको बोलते हैं इकाई सेल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट, यूएनआईटी, यूनिट सेल, CELL सेल। मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका या इकाई सेल या यूनिट सेल, ये कौन है? किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक में से यदि एक त्रिविम संरचना को बाहर निकाला जाए, वो त्रिविम संरचना ही इकाई सेल, मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका कहलाती है, जैसा कि आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं एकक कोष्ठिकाएं वे संरचनाएं हैं जिन्हें किसी क्रिस्टल में बार बार दोहराने से एक एकक कोष्ठिका, दूसरी एकक कोष्ठिका, तीसरी एकक कोष्ठिका, चौथी एकक कोष्ठिका, पांचवी एकक कोष्ठिका, बार बार उनको दोहराया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, जिन्हें बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उन कोष्ठिकाओं को एकक कोष्ठिका कहते हैं। आपको मैंने दो बातें इसके बारे में बताई, क्रिस्टल जालक में से
यदि एक त्रिविम संरचना को बाहर निकाला जाए, वो त्रिविम संरचना कहलाती है एकक कोष्ठिका। और या ये भी कह सकते हैं किसी एकक कोष्ठिका को बार बार दोहराने से, यदि उनको बार बार दोहराया जाए, बार बार जोड़ा जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, तो उन्हें बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ऐसी जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उन्हें हम एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। और यदि मैं इस वर्ष की बात करूं, वर्ष 2020 की जो आपकी उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षा हुई है, उसमें भी यह क्वेश्चन दिया गया है। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप ध्यान से जरूर देखेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि इनके नोट्स, इनके रिटर्न जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनसे आप इनको अध्ययन जरूर करें। और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में जरूर बताएं। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। तो विद्यार्थियों, एकक कोष्ठिका मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली, नंबर 1, सरल एकक कोष्ठिका। सरल, प्रिमिटिव, इसको सिंपल भी आप बोल सकते हैं। दूसरी है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। थर्ड है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और नंबर 4 है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हमारे पास होती है। इसमें से जो पहली है सरल एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है SC। सिंपल क्यूबिक। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इनको जरूर आप देख लेंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक, फेस, FACE, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। आधार केंद्रित या किनारा केंद्रित, एंड सेंटर्ड, END, एंड सेंटर्ड, CENTRED, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज ECC। तो ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं
या यूनिट सेल कह लीजिए, हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली है सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में एससी। दूसरी है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। तीसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, शॉर्ट में एफसीसी। और फोर्थ और लास्ट है आधार केंद्रित या किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या ईसीसी भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों इन चारों को आप अच्छी तरह नोट कर लें और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनको भी आप भली भांति देख लें। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बताया है कि आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल एकक कोष्ठिकाओं के एक एक प्रकार को हम समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।